नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। खबरें जानेंगे विस्तार से, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं जल्दी से हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को करेंगे समर्पित। 10 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों को दिखाएंगे हरी झंडी। मालवाहक गलियारा परियोजना के कई प्रमुख खंडों को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में फूंका चुनावी बुगुल। विपक्ष पर जमकर बरसे, कहा जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े। कांग्रेस को बताया स्कूल ऑफ करप्शन, कहा वहीं से ट्रेनिंग लेते हैं जेएमएम वाले। प्रधानमंत्री ने झारखंड को दी 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। टाटानगर पटना वंदे भारत, टाटानगर बहरामपुर, देवघर से वाराणसी, हावड़ा से गया, हावड़ा से राउरकेला, हावड़ा से दुमका, भागलपुर शामिल। रेलवे से जुड़ी करीब 660 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को किया राष्ट्र को समर्पित। पीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी को दिए 40,000 घर। 32 करोड़ रुपए की पहली किश्त लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे की ट्रांसफर। कहा गांव, गरीब, आदिवासी, महिला, किसान सरकार की प्राथमिकता। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली सीएम पद छोड़ने का ऐलान। कहा 2 दिन में दूंगा इस्तीफा। पार्टी विधायक चुनेंगे नया मुख्यमंत्री। बीजेपी ने दिखावा करने का आरोप लगाते हुए कहा केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने जेल भेजे जाने पर भी नहीं दिया इस्तीफा। कांग्रेस भी हुई हमलावर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटाने पर उठाया सवाल, तो भाजपा ने किया पलटवार। कहा झूठ और भ्रम पैदा करके जनता को नहीं बना सकते बेवकूफ। दूरदर्शन का 65वां स्थापना दिवस आज 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ था। दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय टेलीविजन नेटवर्क में से एक। दूरदर्शन ने समय के साथ नई प्रौद्योगिकी को अपनाया, राष्ट्र निर्माण में निभा रहा है अहम भूमिका। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में सोमवार को भारत का सामना कोरिया से। अविजित रहते हुए अंतिम 4 में पहुंची भारतीय टीम जारी रखना चाहेगी जीत का सिलसिला। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, जहां एयरपोर्ट पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अहमदाबाद दौरे के कार्यक्रमों की जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि झारखंड में यादगार कार्यक्रमों के बाद थोड़ी देर पहले अहमदाबाद पहुंचा हूं। 16 सितंबर को गांधीनगर और अहमदाबाद में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लूंगा। सुबह सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत करूंगा और उसके बाद महात्मा मंदिर में 4थे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो में हिस्सा लूंगा। दोपहर में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करूंगा। इन परियोजनाओं में ऊर्जा, सड़क, आवास और बहुत कुछ शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 राज्यों के दौरे के क्रम में सोमवार को गुजरात का दौरा करेंगे। वे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन करेंगे। पीएम अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। आइए इस पर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सोमवार को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दौरे की शुरुआत वे गांधीनगर से करेंगे, जहां वे सबसे पहले पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाती है। साथ ही सरकार सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए 78,000 रुपए तक सब्सिडी भी दे रही है। सोलर एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी है, तो पर्यावरण के बचाव के लिए है और साथ साथ इसे इकोनॉमिकल बेनिफिट भी मिलता है, फाइनेंशियल हमको फायदा होता है। तो अभी आप देखो तो हमने जो सोलर प्लांट लगाया है
उसके मैंने 4 किलोवाट का लगाया, तो उसके बाद मेरा अभी बिल बिल्कुल जीरो हो गया इलेक्ट्रिसिटी का बिल। हर रोज में जो भी प्रोडक्शन होता है 20 केवी का प्रोडक्शन होता है और सामने फिर हमारा 2000 का बेनिफिट रहता है और अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है और उसका श्रेय हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ही देते हैं। सोलर पे रूफटॉप पे जो पैनल लगी है तो क्या है कि सुबह के दिन में भी हम टेरेस का यूज कर सकते हैं कि वो आ गया तो थोड़ा छाया शेड वैसे भी रह सकते हैं। और कैसा कोल प्रोडक्शन है तो उसमें जो पोल्यूशन है वो भी बच सकता है और खुद की एनर्जी है तो कुछ भी करो। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में प्रधानमंत्री चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण और उपयोग में भारत की प्रभावी प्रगति पर प्रकाश डालेगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे भागीदार देशों के रूप में भाग ले रहे हैं। गुजरात की मेजबानी में हो रहे सम्मेलन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्यों के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। गांधीनगर के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 8000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री समाख्याली गांधीधाम और गांधीधाम आदिपुर रेलवे लाइनों को चौगुना करने, एएमसी अहमदाबाद में प्रतिष्ठित सड़कों का विकास और बकरौल, हाथीजन, रामौल और पंजरपोल जंक्शन पर पुलों का निर्माण सहित कई प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 30 मेगावाट की सौर प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। वे कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन में 35 मेगावाट की BASS सोलर PV परियोजना और मोरबी एवं राजकोट में 220 kV सब स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। वे वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के सिंगल विंडो IT सिस्टम का शुभारंभ करेंगे। वे PM आवास योजना ग्रामीण के तहत 30,000 से अधिक घरों को मंजूरी देंगे और इन घरों के लिए पहली किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री PMAY योजना के तहत घरों के निर्माण का शुभारंभ करेंगे। वे राज्य के लाभार्थियों को PMAY के शहरी और ग्रामीण दोनों खंडों के तहत तैयार घर भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री भुज से अहमदाबाद तक भारत की पहली वंदे मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। फेज 2 का जो लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 16 तारीख को किया जा रहा है, इसमें 20.8 किलोमीटर सेक्शन शुरू होगा और 8 स्टेशन स्टार्ट होंगे, जिसमें कि हम सेक्टर 1 से लेकर GNLU और GNLU से गिफ्ट सिटी के बीच में लोकार्पण किया जाएगा। इससे रोड पे वेहिकुलर मूवमेंट कम होगा, जिसपे रोड एक्सीडेंट्स की बात में कमी आएगी। इसके अलावा पोल्यूशन का जो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, दे आर इनॉर्मस बेनिफिट वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट। इसके अलावा ये मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और प्लस ये द मोस्ट कंफर्टेबल एयर कंडीशनड ट्रेन के साथ अहमदाबाद के जो वासी हैं वो गांधीनगर तक यात्रा करेंगे। देश की पहली वंदे मेट्रो के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा कैंट से बनारस, दुर्ग से विशाखापत्तनम, पुणे से हुबली सहित कई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वे वाराणसी से दिल्ली तक पहली 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। अहमदाबाद और गांधीनगर से विशाल बैरिस्टो, दिव्येंदु मांडल और मेघना देव की रिपोर्ट, DD न्यूज। सौर ऊर्जा के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो गुजरात हमेशा से अव्वल रहा है और अब PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लोगों को मिलना शुरू हो गया है। गुजरात प्रवास के दौरान PM मोदी इस योजना के लाभार्थियों से भी मिलेंगे। योजना के तहत 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिल सकती है। साथ ही सरकार सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए 78,000 रुपये तक की सब्सिडी भी दे रही है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की। मैं इस वक्त गांधीनगर के वाउल क्षेत्र में हूं और ये है शालीन टू सोसाइटी और मेरे साथ कुछ लोग हैं और जैसे कि आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा है, ये होर्डिंग है जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी एक्साइटेड है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए और खास बात ये है इस लोकेलिटी की, यहाँ पर 20 से ज्यादा घरों पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सब क्लीन और ग्रीन एनर्जी यूज कर रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले किस तरह से आपको ये मिला कि भाई हमको सोलर एनर्जी लगानी चाहिए, कहाँ से मोटिवेशन मिला? एक्चुअली सोलर एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी है, तो पर्यावरण के बचाव के लिए है और साथ साथ इसे इकोनॉमिकल बेनिफिट भी मिलता है, फाइनेंशियल हमको फ़ायदा होता है। तो अभी आप देखो तो हमने जो
सोलर प्लांट लगाया है, उसके मैंने 4 किलोवाट का लगाया, तो उसके बाद मेरा अभी बिल बिल्कुल जीरो हो गया है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। और ऊपर से हर साल 5-7 हज़ार रुपये गवर्नमेंट की ओर से मिलते भी है, जो सेविंग होता है, ग्रिड में जाता है हमारा पावर। प्रधानमंत्री को कितना श्रेय देंगे आपको मोटिवेट किया? हर रोज मीन्स जो भी प्रोडक्शन होता है 20 केवी का प्रोडक्शन होता है, और सामने फिर हमारा 2000 का बेनिफिट रहता है, और अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और उसका श्रेय हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ही देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके विजन की वजह से आज गुजरात लीड कर रहा है, पूरे देश को एक रास्ता भी दिखा रहा है। हम कुछ महिलाओं से भी हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री के आने की कितनी खुशी है आपको? बहुत ज्यादा खुशी है हमारा, जैसे लग रहा है जैसे दिवाली आ गई हो ऐसा। सोसाइटी में बच्चे भी खुश, हम भी खुश, कब से राह देख रहे हैं कि कब सुबह हो जाए ऐसा। कैसे, कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ही एक्साइटमेंट है हम। और क्यों, ऐसा क्या खास लगता है प्रधानमंत्री में? बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक लग रहा है। तुम्हें लग रहा है प्रधानमंत्री लगते हैं एनर्जेटिक? हाँ, बहुत। प्रधानमंत्री हमारे काफी एनर्जेटिक है, ये कहना है इन बच्चों का। और अब हम कुछ युवाओं से बात करते हैं, किस तरह से ये जो पीएम का विजन है वो एक आम आदमी को फायदा पहुंचा रहा है। जी काफ़ी पीएम का जो विजन है वो आम आदमी को काफ़ी फायदा पहुंचाता है। जैसे कि ये जो पैनल प्लेट्स है वो काफ़ी महंगी आती है, लेकिन गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज जो ग्रांट मिल रही है उससे क्या है कि कोई कॉमन मैन भी है वो अफोर्ड कर सकता है। जैसे कि वो 1,28,000 के वैसा कुछ टोटल प्लेट्स मिलती है 3.2 किलोवाट्स की, लेकिन उसमें 78,000 सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल रही है, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और कैसा कि अगर प्लेट्स लगा दी तुमने, उसके बाद जो भी बिल आता है तो 5,000 तक का बिल तो नील ही हो जाता है। सोलर पे, रूफटॉप पे जो पैनल लगी है, तो क्या है कि सुबह के दिन में भी हम टेरेस का यूज कर सकते हैं कि वो आ गया तो थोड़ा छाया शेड वैसे भी रह सकते हैं। और कैसा कोल प्रोडक्शन है तो उसमें जो पोल्यूशन है वो भी बच सकता है, और खुद की एनर्जी है तो कुछ भी करो। तो जैसे कि आपने सुना, आम के आम और गुठलियों के दाम। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, गांधीनगर। तो पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे राज्य को जो 8,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात देंगे। इसमें गांधीनगर मेट्रो रेल का दूसरा चरण भी शामिल है, जो गांधीनगर सेक्टर 1 को मोटेरा और गिफ्ट सिटी से जोड़ेगा। हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने गुजरात मेट्रो रेल के मुख्य महाप्रबंधक से इस सिलसिले में खास बातचीत की। मैं इस वक्त गांधीनगर गुजरात के सेक्टर 1 मेट्रो स्टेशन पे हूँ। इस मेट्रो स्टेशन को प्रधानमंत्री गुजरात की जनता को समर्पित करेंगे, और मेरे साथ हैं चीफ जनरल मैनेजर। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सिंगला जी, ये फेज 2 का जो इनॉग्रेशन है वो हमें बताया गया कि 20.8 किलोमीटर लंबा है, और मोटेरा से सेक्टर 1 और गिफ्ट सिटी, तो इसके क्या फायदे होंगे? नमस्कार विशाल जी। तो जो ये फेज 2 का जो लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 16 तारीख को किया जा रहा है, इसमें 20.8 किलोमीटर सेक्शन शुरू होगा और 8 स्टेशन स्टार्ट होंगे, जिसमें कि हम सेक्टर 1 से लेकर जीएनएलयू और जीएनएलयू से गिफ्ट सिटी के बीच में लोकार्पण किया जाएगा। ये जो फेज 2 है ये अहमदाबाद फेज 1 का एक्सटेंशन है। ये गांधीनगर को अहमदाबाद से जोड़ने के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इसके बेनिफिट अगर बात करूं तो जैसे आप जानते हैं कि मेट्रो के इससे रोड पे वेहिकुलर मूवमेंट कम होगा, जिसपे रोड एक्सीडेंट्स की बाद में कमी आएगी। इसके अलावा पोल्यूशन का जो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, दे आर इनॉर्मस बेनिफिट वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट। इसके अलावा ये मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और प्लस ये द मोस्ट कंफर्टेबल एयर कंडीशनड ट्रेन के साथ अहमदाबाद के जो वासी हैं वो गांधीनगर तक यात्रा करेंगे। अहमदाबाद से गांधीनगर आने के लिए कितना आप फुटफॉल होगा और क्या कितने का टिकट होगा? जैसे हमने जब 2022 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अहमदाबाद फेज 1 का जो शुभारंभ किया गया था, तब हमने वहाँ पे हमारी पर डे जो राइडरशिप थी वो लगभग 35,000 थी, जो बढ़ते हुए अभी हम लोग 1,15,000 1,20,000 लोग प्रतिदिन मेट्रो में यात्रा करते हैं, जो कि अप टू मोटेरा तक जो फेज 1 है वहाँ तक आ रहा था। अब मोटेरा से जब ये गांधीनगर की कनेक्टिविटी मिल जाएगी तो राइडरशिप में डेफिनेटली अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, बिकॉज जो सेक्रेटरिएट आने वाले लोग हैं, जो गिफ्ट सिटी में जो कर्मचारी ऑफिस में काम करते हैं, उसके अलावा जो एजुकेशनल हब है गांधीनगर, जिसमें कि जीएनएलयू, पीडीयू और काफ़ी सारे अच्छे यूनिवर्सिटी स्कूल्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स और प्लस जो गांधीनगर के रहवासी हैं वो लोग भी इसका लाभ उठाएंगे। तो इससे जो हमारा जो 1,20,000 के आसपास चल रहा है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। और कितने का टिकट होगा? किराए की बात अगर करते हैं तो हमारा जो अगर हम सबसे लास्ट स्टेशन जो पहला स्टेशन है गैसपुर, उससे सेक्टर 1 तक की बात करते हैं तो लगभग 35 रुपये में ये यात्रा पूरी की जाएगी, और ये पूरी ट्रेन एयर कंडीशनड है हमारी। सिंगला जी, कितने का प्रोजेक्ट है ये, और क्या हम अपने जो एस्टिमेटेड टाइम था उससे पहले हैं?
सर, हमने ये प्रोजेक्ट बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया है, डिस्पाइट 3 वेव्स ऑफ कोविड। तो आप जानते हैं कि 3 वेव ऑफ कोविड के कारण काफ़ी डिसरप्शंस हुए, लेबर की मतलब जो स्टाफ सारा लॉकडाउन लगे हुए थे और मटेरियल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उसके बावजूद हमने बिफोर रिकॉर्ड टाइम में ये प्रोजेक्ट पूरा किया है और जो इस प्रोजेक्ट की लागत है वो लगभग 3,284 करोड़ रुपया अभी आई है इस प्रोजेक्ट में। तो जैसे कि आपने सुना, ये रिकॉर्ड टाइम के बनकर तैयार हुआ है और ये मेट्रो स्टेशन ना सिर्फ गांधीनगर के लिए बल्कि अहमदाबाद के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। फुटफॉल तो काफी है, लेकिन इसके साथ जो पोल्यूशन की समस्या है वो भी कम होगी। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, गांधीनगर। तो गुजरात को कई सौगात जो हैं वो प्रधानमंत्री देंगे और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड पहुंचे तो राज्य को यहां भी विकास की कई सौगातें दी। पीएम मोदी ने जमशेदपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया तो इस दौरान वो विपक्षियों पर भी जमकर हमलावर नजर आए। पीएम मोदी ने कांग्रेस और जेएमएम को भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टी करार दिया तो झारखंड की दुर्दशा के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी ने झारखंड के संथाल परगना में रोहिंग्या और घुसपैठियों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने जमशेदपुर में एक बड़ी जनसभा की। खराब मौसम और दिन भर होती रही बारिश के बीच लोग बड़ी संख्या में रैली ग्राउंड में डटे रहे। झारखंड राज्य के गठन की बात हो या विकास की चिंता, आदिवासियों को हक दिलाने की बात हो या फिर उनके गौरव का सम्मान करने की बात, प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ भाजपा की सरकारों ने ही झारखंड से दिल का और अपनेपन का रिश्ता जोड़ा है, जबकि बाकी दलों ने तो वसूली की है, राज्य को लूटा है और ये पार्टियां ही झारखंड की असली दुश्मन हैं। झारखंड के ये 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया, लेकिन इन्होंने देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। साथियों, ये लोग स्वार्थ और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देखिए, ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल, जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। मुद्दा झारखंड में हो रहे अवैध घुसपैठ का भी प्रधानमंत्री ने उठाया। कोल्हान और संथाल क्षेत्र में हो रही बांग्लादेशियों की घुसपैठ को लेकर उन्होंने जेएमएम पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। एक घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। झारखंड में चल रहे भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और लूट के गठजोड़ पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि झारखंड के सपनों को लूट और वोट बैंक की भेंट चढ़ा दिया गया और कांग्रेस इकलौती पार्टी है जो स्कूल ऑफ करप्शन की जननी है। इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार
एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। प्रधानमंत्री ने झारखंड की जनता को विश्वास दिलाया कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। ऐसे में अगर युवाओं, आदिवासियों, महिलाओं, किसानों और गरीबों को सुरक्षित झारखंड, समृद्ध झारखंड चाहिए तो वे बेझिझक भाजपा पर भरोसा जता सकते हैं। दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुल 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें टाटानगर से पटना वंदे भारत, टाटानगर से बहरामपुर, देवघर से वाराणसी, हावड़ा से गया, हावड़ा से राउरकेला, हावड़ा से दुमका और भागलपुर ट्रेन शामिल रही। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने रेलवे से जुड़ी करीब 660 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही पीएम ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत 46,000 घरों को लाभार्थियों को दिया। साथ ही उन्होंने 32 करोड़ की रकम की पहली किश्त के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर भी किए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब, आदिवासी, महिला और किसान है, इसलिए विकास कार्यों को संपूर्णता में कराया जा रहा है। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार और इस सबके साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर। मैं झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। इस ट्रेन में हॉस्टेस को मुसाफिरों की सेवा में लगाया गया है। टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करते हुए डीडी न्यूज की टीम ने इन हॉस्टेस से की एक्सक्लूसिव बातचीत। आइए देखें डीडी न्यूज के संवाददाता राजेश राज की वंदे भारत हॉस्टेस के साथ ये खास बातचीत। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दुनिया भर के मुल्कों में सेमी हाई स्पीड ट्रेन से जो हिंदुस्तान को कम्पीट कराने की जो बात है, भारतीय रेल की जो सपना है, उसमें वंदे भारत रेल खुद को आगे बढ़ता हुआ देख पा रहा है। और वंदे भारत हॉस्टेस जो एयर हॉस्टेस की तर्ज पर लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए वंदे भारत ट्रेन में सफ़र कर रही हैं। कैसा लग रहा है ये ब्लू ब्लेजर और साड़ी, ये जो एक नया गेटअप है, इसमें आप काम कर रही हैं? साड़ी तो हमारा भारतीय परिधान है जो हम पहनते हैं और हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है ये पहनकर लोगों की सेवा करने में। बहुत खुशी महसूस होती है अंदर से। अपने भारत को लगता है कि हमने अपने भारत को गौरवान्वित किया है। जो ये सुविधा दी गई है, ये दूसरे ट्रेनों में भी अगर इस तरह की सुविधाएं दी जाएं तो क्या और भी लड़कियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे? बिल्कुल, रोजगार का अवसर तो मिलेगा ही। ऊपर से इसमें एक जो है सुविधा कि वंदे भारत 6 to 7 आवर्स में पहुंचा देती है कोई भी डेस्टिनेशन हो, तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और जितना वंदे भारत खुले उतने वंदे भारतों में महिला कर्मचारी बढ़े। वो हम भी चाहेंगे कि और भी और महिला कर्मचारी आए, काम करे हमारे साथ। हमको भी पैसेंजर का सेवा करने में बहुत मज़ा आ रहा है। परिवार की जो ज़रूरतें हैं वो इस जॉब से आराम से आप पूरा कर रही हैं सेवा करते हुए। थैंकफुल टू गॉड कि मैं मेरा जितना भी अपना परिवार से लेके सब कुछ खर्च आराम से हो जाता है, सेविंग भी हो जाता है। ये जो वंदे भारत हॉस्टेस हमारे ठीक पीछे खड़ी हैं, इन लोगों ने सेवा भाव को अपनाकर इस ट्रेन में नौकरी करना, इस ट्रेन में अपने
जॉब को आगे बढ़ाने की ठानी तो है, लेकिन उसमें सबसे जो बड़ा धर्म है वो मानवता का धर्म छिपा है और सेवा भाव का धर्म छिपा है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़, टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। टाटा पटना नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में कई सुविधाएं हैं जिससे यात्री काफ़ी खुश हैं। डीडी न्यूज़ के संवाददाता राजेश राज ने टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस में महिला मुसाफिरों से भी बातचीत की। टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र करने वाले ये वो लोग हैं जो जमशेदपुर दलमा रोटरी क्लब के सदस्य हैं और इन्होंने एक ही रंग की टी शर्ट पहनी है जिस पर लिखा है आई लव वंदे भारत। ये क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम बातचीत करेंगे। रोटरी क्लब के जो एक्स प्रेसिडेंट हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या मैसेज है इसका? सर मैसेज तो अपने आप ही खुद यूँ है कि बस हम इस मामले में बहुत खुश हैं। रेलवे के साथ हमारे बहुत पुराने बहुत सारे हम लोग सर्विस प्रोजेक्ट करते हैं, तो ऐसा उत्सव माहौल में हम लोग भी खुशी से उछल पड़े हैं। ट्रेन तो काफ़ी सुंदर और बहुत ही अच्छा है, हर तरह का सुख सुविधा इसमें मौजूद है। जमशेदपुर के लिए ये कितना बड़ा तोहफा है? कहा जाता है कि लौह नगरी है, इंडस्ट्री के मामले में काफ़ी समृद्ध है जमशेदपुर। ये हम लोग बहुत खुश इसलिए कि ये हमारा पहला वंदे भारत है जो डेडिकेटेड टाटा से चल रहा है, सो इसीलिए हमें लगता है कि और भी कहीं आना चाहिए। जमशेदपुर जो है वो औद्योगिक राजधानी है झारखंड की, और सिर्फ झारखंड ही नहीं, जब ये अविभाजित बिहार था तब भी जमशेदपुर की अपनी एक गरिमा है और थी, रहेगी, क्योंकि जमशेदपुर में काफ़ी इंडस्ट्री हैं जो देश भर के जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनको आकर्षित करते हैं। ऐसे में ये वंदे भारत ट्रेन निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ टाटा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत तो दी थी, लेकिन इतनी शर्तों के साथ मिली थी कि वो एक सीएम की तरह काम ही नहीं कर सकते थे। अब केजरीवाल ने 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। भाजपा और कांग्रेस ने केजरीवाल के इस कदम को दिखावा करार दिया है। शराब घोटाले मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि वे 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और विधायक दल की बैठक में अगले मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लिया जाएगा। जेल में 150 से भी ज्यादा दिन रहने के बाद भी केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था, जबकि उनके विरोधी लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे थे। और बीते दिनों जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली भी तो इतनी कड़ी शर्तों के साथ मिली कि वो मुख्यमंत्री तो बने रह सकते थे, लेकिन सीएम की तरह कोई काम नहीं कर सकते थे। ना तो केजरीवाल को सीएम ऑफिस जाने की अनुमति थी और ना ही सचिवालय जाने की अनुमति मिली थी। इन तमाम हालतों के मद्देनजर केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया है। 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद से उनके विरोधी उन पर जमकर हमलावर हैं। बीजेपी ने कुर्सी छोड़ने के नाम पर दिखावा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जेल जाने के समय ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। बेहतर होता कि अरविंद केजरीवाल एलजी से विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करते। कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? कि ये उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। त्याग पत्र का विषय की आवश्यकता किस विवशता के साथ आई है? यदि चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक बुलाइए, असेंबली डिसॉल्व करके डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रिकमेंड कर दीजिए नए चुनाव के लिए। इसमें मांग क्या करना भाई? जिसके पास 70 में 62 एमएलए हैं वो कह रहे मैं मांग करता हूं कि चुनाव किया जाए। पूरी की पूरी पार्टी, ये तीनों तिलंगे और इनके जितने अधिकारी शराब घोटाले में दोषी हैं, चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, इसलिए माननीय न्यायालय ने आपको जेल भेजा था। कोई मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री के रूप में जेल जाए और महीनों तक जेल में रहे, ये तो उस संस्था की भी प्रतिष्ठा गिराने जैसी बात है। अब इतने दिनों के बाद उस संस्था की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के बाद अब रिजाइन करके जनता के बीच जा रहे हैं। मुझको नहीं लगता है कि लोगों को यह बात पसंद आएगी। आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं बच जाती है केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है।
केजरीवाल के गैर बीजेपी नेता होने के चलते जेल भेजे जाने के दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वे उनके सबसे बड़े झूठ में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कई मुख्यमंत्री जेल गए, लेकिन उन्होंने नैतिकता दिखाते हुए जेल जाने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। 2008 में मधु कौड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2006 में शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2000 में करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और जेल में थे। 1997 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और जेल हुई थी, और 1996 में जयललिता जी को जेल हुई थी। मगर इसमें से किसी ने भी कम से कम इतनी नैतिकता तो निभाई कि जेल में जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने केजरीवाल के ऊपर महात्मा गांधी और भगत सिंह के नाम पर राजनीति करने पर सवाल खड़े किए तो 48 घंटे के बाद इस्तीफा देने का ऐलान पर भी शंका जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव अपनी तेजी पकड़ चुका है। दोनों ही राज्यों में उम्मीदवार जनता के बीच जा रहे हैं तो सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक भी रैलियां कर रहे हैं। इस बीच बड़े नेताओं के बयान सियासी सुर्खियां बटोर रहे हैं तो हर कोई अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा भी कर रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट के भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया है। अनिल विज ने अपनी वरिष्ठता जताते हुए पार्टी से सीएम पद की मांग की है। अनिल विज ने दावा किया कि अगर सरकार और पार्टी ने उन्हें टॉप पोस्ट के लिए चुना तो वह हरियाणा का चेहरा बदल कर रख देंगे। 6 बार विधायक रहे विज इस बार अंबाला कैंट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल। हालांकि पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि नायब सिंह सैनी ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी की सीएम की प्रत्याशी श्री नायब सिंह सैनी है। वहीं गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर दोहराया कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है। उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस स्वयं में सक्षम है और कांग्रेस के लोगों ने फैसला कर रखा है। हरियाणा के लोगों ने छत्तीसगढ़ का फैसला है, अब की बार कांग्रेस की सरकार। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को एक बार फिर अनुच्छेद 370 हटाने पर सवाल उठाया। तो कहते थे 370 जिम्मेवार है यहाँ पे आतंकवाद का, आज तो 370 नहीं है, तो फिर आतंकवाद आया कहाँ से, ये बंदूक कहाँ से आती है? फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने बयान को सिरे से नकारते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला झूठ और भ्रम पैदा करके जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं शून्य पर पहुंची। फारूक अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर में हमने आतंकवाद भी कम किया है, आतंकवादी भी कम किए हैं और आतंकवादियों की आयु भी कम की है। जम्मू कश्मीर हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है और आप झूठ और भ्रम पैदा करके जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। हालांकि जम्मू कश्मीर की जनता की राय नेशनल कॉन्फ्रेंस के दावों से उलट देखने को मिली। जब डीडी न्यूज की टीम ने सच्चाई जानने की कोशिश की तो कश्मीर के अवाम ने माना कि जम्मू कश्मीर में अब अमन चैन है। 370 हटने के बाद यहाँ पे बदलाव कितना आ गया। आज कोई टेंशन नहीं है कि लड़का घर आएगा कि नहीं। अगर आज हम 12-1 बजे भी बाहर होते हैं तो घर वालों को कोई टेंशन नहीं होती है। कश्मीर की जो अगर हम बात करें, एक डिस्प्यूटेड टाइप जो एक लोकेशन माना जाता था आज से 10 साल पहले या आज से 6 साल पहले, और आज आप देखिए कि हर कोई बहुत आज़ादी से घूम रहा है। मसला ये है कि अभी लोग चाहते हैं कि हम नुमाइंदगी करें, लोगों की खिदमत करें। यहाँ पे लगभग 4-5 बजे मार्केट शट होती थी। मतलब आज स्मार्ट सिटी की वजह से मार्केट इतना बढ़ गया है कि पूछो मत। रोड्स की डेवलपमेंट इतनी हो गई, फ्लाईओवर्स आ गए।
इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले राजौरी में बुधल विधानसभा क्षेत्र में मतदान कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के प्रताप पार्क में स्वीप के तहत एक अनूठा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर में 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। मतदान का पहला चरण 18 सितंबर को निर्धारित है। अन्य 2 चरण 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। ब्यूरो इनपुट के साथ ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तिल से सजी पारंपरिक रोटी जो बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती है, कश्मीरी परिवारों के दिलों में खास जगह रखती है, जिसे कहते हैं शीरमाल। पुलवामा जिले के राजपोरा में कुछ लोगों ने शीरमाल बनाने की वर्षों पुरानी परंपरा को जीवित रखा है। हमारी टीम शीरमाल की एक दुकान पर पहुंची और उनसे जाना कि कैसे वहां का चुनावी मौसम क्या है। से बनाया जाता है शीरमाल, और यहाँ पर केवल एक नहीं, ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जिन पर लोग पूरा दिन ये बनाते हैं। एक बड़ी मेहनत जो है वो इन लोगों की यहाँ पर लगती है। यही काम क्यों करने का सोचा आपने? मैंने यही काम करने का इसलिए सोचा कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर काम करते हुए। काम जैसे आपने अपने मन से चुना, इसी तरह से अब सरकार बनने वाली है आपके यहाँ, तो उसको भी अपने मन से चुनेंगे। कितनी खुशी है उसके लिए? हाँ, उसको भी अपने मन से ही चुनेंगे। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, सरकार क्या करे आपके लिए? सरकार तो मतलब जो उनके रूल्स है मतलब वो होने चाहिए यहाँ पर। और कश्मीर में मतलब बहुत ये मतलब जो है ना मतलब बहुत अच्छा बनना चाहिए हमारा कश्मीर। अमन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, बस हम इतना ही चाहते हैं। युवा हैं, कह रहे हैं कि अमन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए और कश्मीर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ और लोग जो यहाँ पर आए हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या होना चाहिए? अमन होना चाहिए। अमन होना हाँ, चाहिए। अमन होना चाहिए। हम भी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार सके, सुकून से गुजार सके जिंदगी। चुनावी माहौल कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमें अच्छा लगेगा उसी को वोट डालेंगे। मुश्किल ने भी अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। किसने? बीजेपी ने, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। यहाँ मुलाजिम को पूरा ड्यूटी देना पड़ा, आवाम का काम किया है उन्होंने, सड़कों का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी इस बार यहाँ एनसी और पीडीपी को कुछ टक्कर दे सकती है? हाँ, थोड़े बहुत दे सकती है। तो दे सकती है। हाँ, दे सकती है। आप क्या करते हैं? जी, मैं फार्मर हूँ। अच्छा, किसान हैं आप? जी। तो आप बताइए, किसानों के क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं यहाँ? हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट जो पावर में आए, जो भी आए, तो मसला ये है कि हमें यहाँ इंटरनेशनल जो है मार्केटिंग होनी चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं, कैसी सरकार आनी चाहिए, आपके मुद्दे क्या हैं? यहाँ तो दिन ब दिन डेवलप होता है कश्मीर, उससे हम बहुत फ़ायदा है। अगर यहाँ की कश्मीर आ जाए, सरकार आ जाएगी, उसमें हम कश्मीरी को बहुत फ़ायदा है। यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ये निकल जाएगा बेरोज़गारी उससे, अगर यहाँ की सरकार आ जाएगी। पहले के मुकाबले अब का चुनावी माहौल कैसा है? पहले कैसा होता था चुनाव का टाइम, अब कैसा है? पहले डरते हैं लोग वोट डालने का, आज तो कोई डर नहीं है। सब बिना डर के निकलते हैं घर में वोट डालने के लिए। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो बातें करते हैं, वो कहते हैं उन्होंने खराब किया, वो कहते हैं उन्होंने खराब किया। आप जो अपना डिसीजन लेते हैं वोट का, वो इन स्टेटमेंट्स के आधार पे लेते हैं या आप खुद देखते हैं कि नहीं उस सरकार ने ये किया या उस व्यक्ति ने ये किया, वो पार्टी ऐसा है? आप अपना डिसीजन अपने आप से लेते हैं? ये उनके काम है, हमें तो वोट डालना है। वो जिनकी जो जैसे हालात है वो ऐसे चलते हैं। आप अपनी सोच से डालते हैं? जी सर, हमें अपनी सोच से डालते हैं। ये अच्छा है वोट डालना? बहुत अच्छा है जी सर। यहाँ पे युवाओं के लिए, आप जैसे जो काम करते हैं उनके लिए, उनकी सबों के लिए अच्छे हैं। ये बहुत खुशी की बात है सर। ये होना चाहिए? होना चाहिए जी सर। तो लोग निकल कर आएंगे? निकल कर आए, घर से वोट डाल देंगे, अपने अपने हक में वोट डाल देंगे। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बदले हालात को लेकर बीजेपी नेता शाज़िया इल्मी ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में अमन और बहाली दिखाई देती है। देखिए हमारे संवाददाता की शाज़िया इल्मी से खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ शाज़िया इल्मी मौजूद हैं। आप बताइए, आप दिल्ली से यहाँ पर आई हैं, किस तरह का माहौल देख रही हैं और बीजेपी के लिए किस तरह का माहौल? देखिए, मैं लगातार यहाँ पे आती रही हूँ, बहुत ही पुराना रिश्ता है यहाँ से मेरा, और मैं आपको बता दूँ मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है। पूरा तरह से आबो हवा यहाँ की बदली हुई है, अमन बहाली दिखती है, महसूस होती है, खुले आसमान के नीचे सांस लेता है, और जो खौफ का और दहशत का जो माहौल था कम से कम वो नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आई है। जो लोग जो है बेहतर महसूस कर रहे हैं,
और चाहे वो स्कूल जाना हो, स्कूल से वापस आना हो, उस बात का चाहे डर हो, चाहे वो कॉलेजेस की बात हो, चाहे वो हड़ताल का जो पूरा दौर देखा है हम लोगों ने यहाँ पे, तो वो सब से हमें निजात मिली है और लोग इसको लेकर काफ़ी मुतमईन हैं। और पंचायत इलेक्शंस हुए हैं, डीडीसी चुनाव हुए हैं, उसके चलते जो एक आम इंसान है, जो एक लोकल लेवल में जो काम होना चाहिए था वो हुआ है। पहले एक टॉप डाउन अप्रोच था, 3 परिवार थे, चलाते थे अपनी मर्जी से सारा कुछ, टॉप डाउन था। अब बॉटम अप है, ग्रास रूट लेवल से, चाहे ज़िला लेवल हो हमारा, चाहे हमारा पंचायत लेवल हो या हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, आप उसमें ज़बरदस्त बदलाव देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, पहले भी इतना ही परसेंटेज यहाँ पर आता था। इकॉनमी देख लीजिए, ये डेटा है, ये बाकायदा डेटा है कि 2.18 लाख करोड़ का जो इकॉनमी थी वो बढ़कर 1.5 लाख करोड़ हो गई है। तो किस दुनिया में रह रहे हैं, उनके पास कुछ कहने को ही नहीं है। लगता है महिलाओं को जो अधिकार मिला है, युवाओं के लिए जो प्लेटफॉर्म्स खुले हैं, उसका जो एक सकारात्मक सेंटीमेंट है वो बीजेपी के पक्ष में वोट के रूप में आएगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है उनको दिल से वो वोट भी देंगे और दुआ भी देंगे कि उनकी जिंदगी बेहतर हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 70% कमी आई है दहशतगर्दी में, कि वाकई में मोदी जी ने जो कर दिखाया है यहाँ पे वो कमाल है, कमाल। उनका कहना है कि एक बड़ा बदलाव यहाँ पर आया है और जो युवा हैं, महिलाएं हैं, जिनकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। इस कैमरामैन तारिक के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। तो एक बड़ा बदलाव हर कोई महसूस कर रहा है जम्मू कश्मीर की जब भी बात की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि गांधीनगर में श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता की। हमने तीर्थयात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने तथा विभिन्न सुविधाओं को और बेहतर बनाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ग्वाटेमाला दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि ग्वाटेमाला के विदेश मंत्री कार्लोस रामिरो मार्टिनेज और वहां के लोगों को उनके स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोनों देशों के बीच अधिक पारस्परिक सहयोग की आशा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निकारागुआ की सरकार को अपनी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर निकारागुआ में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। एस जयशंकर ने लिखा, विदेश मंत्री वॉल्ड्रेक जेंट्शके मिनरिक्स निकारागुआ की सरकार और निकारागुआ की जनता को उनके स्वतंत्रता दिवस पर मेरी शुभकामनाएं। साथ ही डॉक्टर जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर होंडुरास को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने लिखा, विदेश मंत्री एनरिक रीना और होंडुरास की सरकार और जनता को उनके स्वतंत्रता दिवस पर मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हमारे देशों के बीच मित्रता बढ़ती रहे। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोस्टा रिका राष्ट्रीय दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए अपनी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि विदेश मंत्री अर्नाल्डो आंद्रे टिनोको कोस्टा रिका की सरकार और वहां के निवासियों को उनके राष्ट्रीय दिवस की बधाई। अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हूं।